तो आज का आपका जो लेक्चर डे 31 लेक्चर 2, ये आज जो हमने पढ़ना है, लास्ट लेक्चर में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट्स पढ़ रहे थे ब्रिटिश इंडिया के। ठीक है, आज उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए 1892 तक हमने एक्ट पढ़े थे। आज हमने 1909, 1919, 1935 ये तीन एक्ट्स पढ़ने हैं। उससे हमारी पॉलिटी का ये खत्म हो जाएगा। अगले में हमने कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस देखना है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसमें पढ़ेंगे। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसमें आएगी। कौन से प्रोविजंस हमने बनाए उसका हम एक पूरा जिस्ट देखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स लिखे हैं, एक ब्रीफ फ्रेमवर्क और उन्हें याद कैसे कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। शेड्यूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को आप याद करने लग सको जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ये एक्ट क्या कहता है और क्या प्रोविजंस के ऊपर बना था, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो 1909 का एक्ट था, इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री में हमने जब मूवमेंट पढ़ी हो, इसके पीछे प्रेशर था, स्वदेशी मूवमेंट आपकी रही थी बंगाल को लेके। उस टाइम पे आपके कांग्रेस को डिवाइड करने के लिए, कांग्रेस के अंदर क्योंकि दो गुट बन चुके थे, एक थे आपके एक्सट्रीमिस्ट और एक थे आपके मॉडरेट्स। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। अब यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम इन कांग्रेस एज अ पार्टी को डिवाइड करने के लिए, एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जो चाहते थे कि पूरे इंडिया लेवल पे आपकी मूवमेंट फैला दी जाए। मॉडरेट्स पहले तो मूवमेंट के लिए मान नहीं रहे थे, पर लिमिटेड स्केल में बंगाल में करने के लिए मान गए। अब फिर जब आपका सूरत में सेशन हुआ, इनमें आपस में इसी चीज को लेके एक बारी टकरार हो गया। ब्रिटिश ने यही चीज़ों का फ़ायदा उठा के इनके बीच में इंटरवीन करने का सोचा, और मॉडरेट्स को ये बोला कि अगर आप एक्सट्रीमिस्ट से दूर हो गए, ये आपस में लड़ पड़े थे, कुर्सियाँ चप्पलें सब उड़ा के मारी इन्होंने एक दूसरे पे। उसके बाद ये जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स को ये बोला ब्रिटिश ने कि अगर आप दूर रहोगे, देखो आप हमेशा से ही चाहते हो कि रिफॉर्म्स आए, आप कभी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट नहीं हुए हो, तो हम आपके लिए रिफॉर्म्स लेके आएंगे, एक नया एक्ट बनाएंगे। तो उसी चीज के चलते हुए आपके इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, वन ऑफ द डिमांड ये भी थी, मतलब इसीलिए ये बनाया गया। अब जब ये आपका एक्ट बना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहली बारी हो रही थी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल बढ़ गई। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले ही शुरू हो गई थी। पहली बात तो स्टार्टिंग में वाइस रॉय का मैंने आपको बताया था, जब गवर्नर जनरल ही होता था, गवर्नर जनरल का सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही छोटे मोटे लॉज बना लेता था और यही एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे थे। पर बाद में आपके जैसे जैसे जरूरत पड़ी, पहले 33 में एक लॉ मिनिस्टर ऐड कर दिया गया, लॉ मेंबर ऐड किया गया, और बाद में 1853 में आपकी अलग से एक काउंसिल बना दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फिर वॉइस रॉय के दो काउंसिल एग्जिस्ट करते थे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर 1857 में रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट के बाद 1861 का जो एक्ट था, उसने पहली बारी इंडियंस को ऐड किया, पर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया। बाद में ये वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे, सीटें बढ़ाते जा रहे थे, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाते जा रहे थे। तो यहाँ पे दोनों सेंटर में भी प्रोविंसेस में भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब सीटें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटें 16 से बढ़ा के अब 60 कर दी गई। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज, क्योंकि कई प्रोविंशियल असेंबलीज ज्यादा बड़ी थी, कई छोटी थी, तो हर एक में काउंट डिफर करता था कि कितने कितने मेंबर्स हैं। तो वहां पे एक फिक्स सीटें नहीं थी कि हर प्रोविंस में लेट्स सपोज एक फिक्स नंबर नहीं था। बॉम्बे में लेट्स सपोज 50 है, तो मद्रास में शायद 60 हो। ठीक है, बंगाल के अंदर अपने आप में 70 हो, सॉरी 100। ऐसे सब में अलग अलग वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको पिछला एक्ट याद हो 1892 का, उस एक्ट ने पहली बारी प्रोविजन लिखा था कि जितने भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो बजट के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। पर सवाल उठाएंगे, पर मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते।
सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया, मेरे क्वेश्चन से आप एक और सप्लीमेंट्री, आपके ओरिजिनल क्वेश्चन ही है ये, आपने एक ओरिजिनल पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया, उसी जवाब में से आपने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, इसे कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री, ओरिजिनल टॉपिक से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपने पूछा। तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, 1892 के एक्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने अलाउड नहीं थे, पर अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। और बजट के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है कि अगर आपको सही लगता है बजट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, अब वो भी पावर दे दी थी कि आप बजट के ऊपर भी सुनवाई होगी और आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। सरकार अभी भी, पर ये पावर नहीं थी कि सरकार सुने या ना सुने, अभी भी ये सरकार के ऊपर था। पर पहले तो आप सिर्फ डिस्कस कर सकते थे बजट, बजट को क्रिटिसाइज करने के लिए मोशन नहीं पास कर सकते थे कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस डिस्कस कर दो, ऑफिशियल पेपर पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अब ऑफिशियल पेपर पे वोटिंग हो सकती है कि बजट इतना सही है, इतना गलत है, वैसे सारी। नेक्स्ट है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अब अलाउ कर दिया गया कि वो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी, तो ये देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, असेंबलीज की, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मतलब वही है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे आपके अलाउ किया गया कि प्रोविंसेस के अंदर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी हो सकती है। नॉन ऑफिशियल का मतलब है जिन्होंने, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं भेजा। तो यानी कि इसका मतलब था प्रोविंसेस के अंदर देखो, आपकी जो आजादी, मतलब थोड़ी बहुत ही जो पॉलिटिकल फ्रीडम भी थी ना, सेंटर में कम थी। सेंटर के ऊपर ब्रिटिश ने पूरी तरीके से कंट्रोल बना के रखा था, क्योंकि सेंटर में ही आपकी आर्मी भी सेंटर से कंट्रोल होती है और सारा एम्पायर सेंटर से चलता था। पर लोकल इश्यूज के लिए और लोग ताकि इसी चीज में खुश रहें, लोकल एरियाज में आपके रिप्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी थी आपके इंडियंस को। तो प्रोविंसेस में यहीं पे आप के अलाउ किया गया 1909 के एक्ट में पहली बारी, जिन लोगों को भेजा है उससे ज्यादा आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि इंडियंस भी अब ज्यादा हो सकते हैं एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो स्टेट के अंदर हो। ठीक है, तो अब उसके ऊपर कोई मनाही नहीं रही थी। पर सेंटर में अभी भी ऐसा था कि सेंटर में अभी मेजोरिटी ऑफिशियल्स की होगी, यानी कि ब्रिटिश ही होंगे, गोरे ही होंगे। स्टेट्स के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर अब चेंज हो सकता था। अब इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाया जा सकता था, वॉइस रॉय के भी अब गवर्नर्स को भी अलाउ किया गया। तो 1909 के एक्ट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था 1861 में इंडियंस अलाउ किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। 1909 के एक्ट ने पहली बारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी अलाउ किया कि यहाँ पे भी इंडियंस हो सकते हैं, दोनों वॉइस रॉय और गवर्नर्स के भी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे दोबारा से भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के चलते जो आपके सतेंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये इंडियन थे, वो फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने वॉइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन किया। किस पोजीशन पे ज्वाइन किया था? लॉ मेंबर के तौर पे। देखो ऐसा नहीं था कि अगर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग बन गया है तो वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर नहीं बचा था। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे पुरानी मिनिस्ट्री ही यही है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो वो यहीं से, ठीक है, तो ये पोजीशन एग्जिस्ट करती रही है। ये रिकमेंडेशन देते हैं, कानून उन्होंने बनाने हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ये सलाह दे देते थे कि हमें कुछ ऐसे कानून चाहिए, ठीक है, या ये पुराने कानून बन चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, इन कानून को, इन जितने भी लॉ है इन सबको मॉडिफाई करो, चेंज करो, ऐसा चीज। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इस एक्ट से शुरू हुआ। अब ये बहुत चीज थी, वो भी इस एक्ट से और ज्यादा बड़ी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? देखो ये भी एक रिजर्वेशन का सिस्टम है, मैंने आपको टाइमलाइन के टाइम भी बताया था कि एक तरीके से आज भी हम रिजर्वेशन करते हैं, हम एससी, एसटी, ओबीसी और पंचायती राज के अंदर हम वुमेन को भी रिजर्वेशन देते हैं। पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होती है, वहां पे इलेक्शन में जो खड़े होंगे, आज का पहले मैं सिस्टम बताता हूँ और उससे कंपेयर करके बताता हूँ। जो इलेक्शन में खड़ा होगा वो उस कम्युनिटी का होना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी। इसके अंदर जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के होंगे।
पर वोट सारे के सारे कम्युनिटी के लोग डालते हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके कारण क्या होता है, क्योंकि देखो अब इंडिया में ये डिवीजन का फैक्टर क्यों नहीं बनता, क्योंकि अगर आपकी चार भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारे अपने अपने शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी की तो लोग इलेक्शन में खड़े करेंगे। सारे के सारे अगर कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब के ही चारों पार्टीज ने खड़े कर दिए, उसके बाद इन चारों कैंडिडेट्स को शेड्यूल्ड ट्राइब की तो अपने आप में वोटें बट गई ना, उन्हें बाकियों को भी अपील करना पड़ेगा कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। जो सबको अपील कर पाएगा फाइनली वही पर्सन आपका जीतेगा। ठीक है। तो इस कारण इंडिया के अंदर, क्योंकि एक पॉलिटिशियन को सबको अपील करनी पड़ती है, इस कारण डिवाइडिंग का ये रिजर्वेशन इस तरीके से फैक्टर नहीं बनती। पर ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो होना था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे कम्युनिटी वाइज सीटें ही एक तरह से रिजर्व की जा रही थी। कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है, रिलीजन के बेसिस पे स्टार्टिंग किया गया था। तो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं। चलो इसमें भी कोई स्टार्टिंग पहले फैक्ट की बात, चलो कोई चीज गलत नहीं है, गलत है ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। इसका मतलब था कि ये सारे इलाके के अंदर रहे जो मतलब जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनमें से भी सिर्फ जो मुस्लिम है वही वोट डाल सके। अब यानी कि मुस्लिम ही मुस्लिम को चुन रहा है। अब ये जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, और यहाँ इसके भी कंपटीशन में लेट्स सपोज चार लोग ये टोटल खड़े हुए थे, ये चारों लोगों ने भी क्या करना है, इन चारों लोगों ने सिर्फ मुस्लिम्स को अपील करना है और किसी कम्युनिटी को अपील नहीं करना। तो ये ज्यादा पॉपुलर जो भाषण होते हैं ना, वो हमेशा भड़काऊ होते हैं। ठीक है, जितना आप भड़काने वाली बातें करोगे, ठीक है, यूट्यूब पे भी अगर देखोगे, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, वो लोग सबसे ज्यादा चलते हैं जो फालतू की अफवाहें फैलाते हैं या ठीक है, कोई भड़काने वाली बातें करते हैं, वही सबसे ज्यादा चलते हैं, क्योंकि बात यही है, लोग सुनने ही ऐसी चीजें चाहते होते हैं। तो इस कारण आपके यहाँ पे जब मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट डालेगा, तो ये जो इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, इन्होंने मुस्लिम्स के हक की बातें ज्यादा करनी शुरू की। ऑब्वियसली कर भी सकते हैं, पर बात ये थी दूसरे के खिलाफ बोल के बातें करते, वो अपने आप में इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम में डिवाइड का फैक्टर बढ़ता गया। क्योंकि ये स्पीचेस जब हिंदू सुनते थे या सिख सुनते थे या जैन बुद्ध कोई भी कम्युनिटी के सुनेंगे, उनके खिलाफ अगर बोला जा रहा है, उन्हें लगता था हम इनके साथ क्यों हैं। और मुस्लिम्स को स्पीचेस सुन के लगता था कि हाँ हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि वो स्पीचेस ऐसे बोलते थे कि हमारे साथ पता नहीं इस कंट्री में कितना ही ज्यादा बुरा हो रहा है। तो वो अपने आप ही बढ़ते गए। ये एक बहुत बड़ा डिवाइडिंग फैक्टर बना 1909 का। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट डालेंगे, ये सिस्टम को इवन जो लोकल बॉडी के इलेक्शन थे और जमींदार जैसे चुने जाते थे, उसकी भी रिजर्वेशन इस पे कर दी। ठीक है, कि इतने तो मुस्लिम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया। देखो इस एक्ट को आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। आपके मॉर्ले जो 1858 में ऑफिस बना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, वो आपके मॉर्ले थे। मिंटो आपके इंडिया के अंदर वॉइस रॉय थे। इसीलिए आपके लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। तो कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया कौन है, ठीक है, वो आपके मिंटो थे, क्योंकि यही वॉइस रॉय थे जब आपका ये सारा एक्ट बना है। क्लियर है? तो इस तरीके से अब इससे आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगला एक्ट आ गया 1919 का, 10 साल बाद एक्ट आया 1919 का। अब यहाँ पे पहली बारी ब्रिटिशर्स ने अपने एक्ट में ये लिखा कि देखो हमारा इंडिया के अंदर गोल है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने। देखो मैंने आपको पहले भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब बताया, यहाँ पे दोबारा से बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों को जवाबदेही हो, जो लोगों को आंसरेबल हो कि हाँ ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, लोग किसी न किसी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकें। तो ऐसा नहीं था कि 1919 के एक्ट ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी थी, ये सिर्फ एक शुरुआत थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। ब्रिटिश ने कहा कि हमारा लॉन्ग टर्म इंडिया के अंदर एम ये है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंस में
वर्ल्ड लेवल पे आपके हिटलर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ऑब्वियसली उसने बहुत सारे जूस को मारा है, करना भी चाहिए। पर वहीं पे हिटलर का बहुत बड़ा हाथ है जो इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में भी मिल गई। ब्रिटिश तो सोची बैठे थे 1990 में जाके कहीं आधे-आधे इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देंगे कि 50-50 हो जाए सरकार हमारी। वो तो बहुत लंबा रूल सोच के बैठे हुए थे। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने जो बुरी हालत की है इनकी और दूसरी साइड से जापान ने जो बुरी हालत की है, ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कैपेसिटी ही नहीं होल्ड करते थे कि अब वो कोई और टेरिटरी चला भी सके। तो इतनी बड़ी टेरिटरी वो चला ही नहीं सकते थे और क्योंकि इंडिया कोई पीसफुल तो रहा नहीं था। तो इस कारण क्योंकि लगातार आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब हो रहा है, तो इस कारण उन्होंने इसलिए छोड़ने का सोचा था। तो वो तो नहीं तो बहुत लंबा रूल सोच के बैठे हुए थे। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पहली बारी वो इंडिया के अंदर बनाने का सोच रहे थे। ठीक है, तो ये शुरुआत थी, पहली बारी किसी एक्ट ने मेंशन किया था कि इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की शुरुआत आपकी सेंटर में नहीं हुई थी, शुरुआत फिर से प्रोविंसेस के अंदर हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस जो चीज़ें चलती थी वो प्रोविंसेस के अंदर चलती थी, ना कि सेंटर के अंदर। अब यहाँ पे प्रोविंसेस के अंदर क्या किया गया, आपके सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बाँटा गया, रिज़र्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के बीच में। इसका क्या मतलब है कि आपके जो जितने भी फंक्शंस थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के प्रोविंस क्या-क्या चीज़ों के ऊपर काम कर सकता है, क्या-क्या चीज़ों के फंक्शन है, उन्हें 2 हिस्सों में बाँटा गया। एक था आपके रिज़र्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे से ट्रांसफर्ड। रिज़र्व्ड सब्जेक्ट्स मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। रिज़र्व्ड सब्जेक्ट्स का मतलब है ऐसे फील्ड जिनके ऊपर मतलब आपके कानून भी बनने हैं, गवर्नमेंट भी चलनी है, जो पूरी तरीके से गवर्नर कंट्रोल करेगा और उसका अपना खुद का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, वो चलाएंगे। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल इलेक्टेड नहीं थे, आज तो जैसे हमारे मिनिस्टर्स ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनते हैं, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मंत्री अलग बनाने शुरू कर दिए, पर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसके अंदर सारे ऑफिशियल्स होते थे वो अलग से बनाया गया। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसके ऊपर गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के साथ मिलकर कानून बनाएगा और उन्हें चलाएगा। ये कहीं पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो इसके अंदर एक्चुअली सारे मेन सब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिए गए थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, तो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी गई थी। जो आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे गवर्नर को बोला गया कि आपको मिनिस्टर्स की मदद से, जो आपको मिनिस्टर्स कहेंगे आपको वही करना पड़ेगा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। ये मिनिस्टर्स कौन चुनेगा? देखो आपकी सबसे पहले लेजिस्लेटिव आज जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर मैंने आपको बताया था मंत्री कैसे बनते हैं, वैसे ही सेम तरीके से। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने मंत्री चुनेंगे। ये मंत्री बताएँगे गवर्नर को कि क्या करना है इन सब्जेक्ट्स में। इस सिस्टम को आपके डायरार्की या डबल रूल बोला जाता है कि 2 हिस्सों में ये सब्जेक्ट्स को बाँट दिया, ठीक है? तो इस तरीके से ये डिवीज़न हुई थी। अब ये जो डिवीज़न हुई इसके अंदर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स अगर रियलिटी बताऊँ, यहाँ पे बहुत ही माइनर चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ें दी गई। पर उसमें भी 100% कंट्रोल नहीं था, जैसे रिज़र्व्ड सब्जेक्ट्स में इरिगेशन था। तो पानी तो यहाँ से आना है, एग्रीकल्चर में अकेला सब्जेक्ट लेके क्या कर लोगे? तो इस तरीके से, ठीक है? इसके अलावा आपके सेंटर और प्रोविंसेस में भी पहली बार सब्जेक्ट्स बाँट दिए गए कि सेंटर अपने खुद के जो चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर कानून बना ले और प्रोविंसेस अपने ऊपर बना ले। वो एक फॉर्मल जैसे आज लिस्ट एग्ज़िस्ट करती है, वो लिस्ट सिस्टम नहीं आया था, पर अपने आप में ज़िम्मेदारियाँ बाँट दी गई थी कि हाँ, आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। इसके बाद ये ज़िम्मेदारियाँ इसीलिए बाँटी गई कि पहले आपकी सेंटर गवर्नमेंट सारे इंडिया के लिए बजट बनाती थी और उसी बजट के अंदर वो बताती भी थी हर प्रोविंस को कितने पैसे मिल रहे हैं उनके बजट के। यहाँ पे अब प्रोविंशियल बजट सेंटर बजट से अलग कर दिए गए। अब हर प्रोविंस अपने खुद का बजट बनाएगा और जितना मर्ज़ी बजट जहाँ पे जो पैसा खर्च करना चाहते हैं वो कर लें। और वही वो अभी गवर्नर और एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में ही था। ये तो डिस्कस ही कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरीके से अभी भी वैसे ही चल रहा था। क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हुए
अब इससे आगे बढ़ते हुए, अभी भी एक्ट काफ़ी लंबा एक्ट है, ठीक है, 3 पेजेस का है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है कि अब इस एक्ट ने इसके बाद प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो आपके अगर याद हो कि आपके सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने शुरू कर दिए थे, पर वो एग्ज़ाम्स जो थे वो लंदन में होते थे। अब इस एक्ट ने पहली बारी प्रोविजन लेके आया है कि अब लंदन के साथ-साथ इंडिया में भी पेपर होगा। तो अब ऑब्वियसली ज़्यादा लोग पेपर दे सकते थे। पर ये जो आज अभी भी आपकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये आज वाली जो आप यूपीएससी, पीपीएससी, ठीक है, या जितनी भी आपकी प्रोविंशियल सर्विसेज़ हैं या सेंटर की सर्विसेज़ हैं, ये सारी की सारी आपकी जो सर्विसेज़ हैं, ये अभी नहीं बनी। ये इससे अगले एक्ट में बनेंगी, मतलब इनके अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली बारी कब एक्जिस्टेंस में आई थी, या इनके प्रेडिसेसर कौन है, इनसे पहले कौन-सी बॉडी थी? तो वो ये वाली नहीं है, ठीक है? पर यहाँ पे प्रोविज़न ज़रूर था। ऑन 26 में इस एक्ट के अंडर आपकी ली कमीशन बनाई गई थी, रिकमेंडेशन देने के लिए कि कैसी कमीशन होनी चाहिए, क्या पावर होनी चाहिए, वो सब कुछ। तो उसके चलते हुए आपकी पब्लिक सर्विस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी हुई, ठीक है? इसके अलावा देखो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई थी। ये जो वॉर थी, इस वॉर के बाद ना सारे ब्रिटिश ने ना अपनी कॉलोनीज को दोबारा से ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या किया था, आपकी कॉलोनीज के लिए ना एक साथ मतलब वहां पे लोग, गुड सर्विसेज, वेल्थ, लोग, सामान, सर्विसेज, वेल्थ, ये सब कुछ बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सब कुछ ये ट्रैवल कर सके, ठीक है, जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज हैं उनके अंदर अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए क्या किया था, आपके कॉमनवेल्थ बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने टेरिटरीज को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, और ज़्यादा एक सिंगल कंट्री के तौर पे उसे कॉमनवेल्थ उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उनका भी सिग्निफिकेंस यही से आता है, जहाँ जो पुरानी ब्रिटिश कॉलोनीज रही है ना, वही आपस में कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, इसलिए सारी कंट्रीज नहीं है उसके अंदर, सिर्फ जहाँ पे ब्रिटिश की कॉलोनीज रही हैं वही कंट्रीज। तो इसीलिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शन थे, जो आपके लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट था ये पर्सन, इसके जो रिलेशन बनाने के कनेक्शन थे वो सब कुछ थे, वो एक नया ऑफिस बनाया गया, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ये कॉमनवेल्थ के लिए बनाया गया था। और वो कुछ फंक्शन इसे ट्रांसफर कर दिए गए जो रिलेशन बनाने के हैं, ऐसी सारी चीज़ों के हैं। आज भी मतलब ये जो हम एक दूसरे की क्लोजनेस दिखाते हैं, और आज भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जितनी भी कंट्रीज पार्ट लेती हैं, हम कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी पार्ट हैं, ठीक है? वो सारी कंट्रीज के जो सबसे टॉप फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं ना, जैसे अगर हम अपना कोई टॉप ऑफिस संभालने के लिए, अपनी पूरी एम्बेसी संभालने के लिए पर्सन को अमेरिका सबसे पहले भेजते हैं, अमेरिका का एग्जांपल पहले देता हूँ, हम उन्हें कहते हैं एम्बेसडर, कि वो इंडियन एम्बेसडर हैं टू यूएसए, कि इंडिया की तरफ से टॉप, वो पूरी इंडिया की एम्बेसी और यूएसए के अंदर जितना भी हमारा फॉरेन रिलेशन है सब कुछ है वो चला रहे हैं। वहीं पे दूसरी साइड अगर मैं बात करूं, आपके कोई भी कंट्री लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी ब्रिटिश रूल रहा है। हम जब आपस में यही एम्बेसडर टॉप ऑफिस है ना, हम एक दूसरी कंट्री में ये जो टॉप ऑफिसर भेजते हैं, जो एम्बेसी पूरी कंट्रोल करता है, सारा फॉरेन मिशन कंट्रोल करता है, उस पर्सन को हाई कमिश्नर बोला जाता है, क्योंकि हाई कमिश्नर एक थोड़ा सा ज्यादा क्लोज वर्ड को रेफर करता है, ठीक है? हाई कमिश्नर्स एक तरह से कमिश्नर्स देश के अपने हुए, तो उन्होंने इस तरीके से बनाने शुरू किया था, और वही सिस्टम बाद में भी चलता रहा। तो आज भी इसी टर्मिनोलॉजी से जो भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है वो सारे अभी भी एक दूसरे को हाई कमिश्नर ही कहते हैं। तो यूके को जैसे हम भेजते हैं वहां पे हाई कमिश्नर है, यूएसए को भेजेंगे वहां अम्बेसडर है, ठीक है? लेजिस्लेचर की बात की जाए, देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बदलाव आया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे बनती है पहली बारी बाय कैमरल। देखो आज जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, हमारी पार्लियामेंट अब बाय कैमरल है, उसके दो हिस्से हैं, दो हाउसेज हैं। एक है आपका
अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस को हम लोकसभा कह देते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले को अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं। तो अगर आपको कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि पार्लियामेंट जो आज बाई कैमरल है ये कौन से एक्ट से बनी थी, इसका आंसर होगा 1919। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बाद में हमने नाम पार्लियामेंट रखा है। तो इसके पहली बारी जो दो हाउसेस बनाए गए वो यहाँ पे बनाए गए, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया। अब इसके बाद आपके डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन इस एक्ट ने पहली बार डाला। ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्मिंग प्रोविजंस थे, जैसे कि ये रिजर्व लिस्ट, ट्रांसफर लिस्ट, बजट अलग कर दिया। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के लिए प्रोविजन रखा, उसके बाद बाय कैमरल बना दिया। वैसे ही डायरेक्ट इलेक्शंस, देखो मैंने आपको बताया था 1892 के इलेक्शंस में 1892 के एक्ट ने पहली बारी एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस का एक सिस्टम सा बनाया था, पर उस एक्ट में कभी भी इलेक्शन वर्ड अपने आप में मेंशन नहीं था, नॉमिनेशन सिस्टम था वो। यहाँ पे अब डायरेक्ट इलेक्शंस का सिस्टम शुरू हुआ है, यानी कि लोग खुद चुनेंगे अपने लोगों को। तो ये जो डायरेक्ट इलेक्शंस थे वो कैसे होते थे? तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स बेसिकली अब जो चुने जाने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाने थे। पर जैसे आज हम कहते हैं, आज भी हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, तो आपके डायरेक्ट वोट नहीं, सारे लोगों ने डायरेक्ट वोट नहीं डालनी थी। जैसे आज हम कहते हैं हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, यानी कि जितने भी लोग 18 साल की उम्र से ऊपर हैं, चाहे वो जितना मर्जी पढ़े लिखे हों, अमीर गरीब, कोई फर्क किए बिना उन्हें वोटिंग का राइट हम देते हैं। हमने पॉलिटी एनसीईआरटी में भी पढ़ा। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब था कि आपके सिर्फ ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे अभी 5-7% पॉपुलेशन को ही वोटिंग का राइट मिला, बेस्ड ऑन उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उनके पास वो कितना टैक्स भरते हैं और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये 3 चीज़ों को कंसिडर करके वोटिंग का राइट मिलता था, इसलिए वोटिंग लिमिटेड थी सिर्फ चुने-गिने लोगों के पास। वो आगे लोगों को चुनते थे, तो सिर्फ जो पहले ही प्रोमिनेंट लोग हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होगी, टैक्स भर रहे हो, एजुकेशन अच्छी है, तब जाके आपको वोटिंग राइट मिल रहा है। इस एक्ट ने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 के एक्ट ने शुरू की थी, ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ा था मुस्लिम्स को दी थी 1909 के एक्ट ने। इस चीज़ ने इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और आगे बढ़ाया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट आपके सिख, आपके एंग्लो इंडियंस का मतलब होता है जिनके कोई एक पेरेंट आपका ब्रिटिश हो। एंग्लो वर्ड ब्रिटिश के लिए यूज़ होता है। एक पेरेंट इंडियन, एक पेरेंट ब्रिटिशर। यूजुअली फादर अगर होते थे तो उन्हें रेफर करते थे, पर मदर भी हो सकती है, पर वही फिर स्पेशल प्रोविजन करवाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपके इंडियन क्रिश्चियंस को भी और इंडिया के अंदर जो बाकी यूरोपियन कम्युनिटीज थी उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट करवाया गया। ठीक है, तो इंडिया के आगे और डिवीजन करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, अब देखो लास्ट एक्ट ने पहली बार ही एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया था। यहाँ पे अब बोला गया कि 3, टोटल 6 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें से 3 इंडियन हो सकते हैं। पर इन 3 में से कमांडर इन चीफ नहीं होगा। ऑब्वियसली सारी फौज की कमांड थोड़ी पकड़ा देंगे। नहीं तो पता चले इंडियन ने बगावत कर दी, सारी फौज को कमांड दे दी, ब्रिटिश को भगा दो। तो इस कारण उन्होंने हमें कमांडर इन चीफ का नहीं दिया, पर 3 इंडियन यानी कि 50% रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में की। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की लास्ट कुछ प्रोविजंस, इस एक्ट ने देखो एक प्रोविजन डाला था कि 1919 पूरे 10 साल बाद, यानी कि 1929 में आपके एक रिव्यू कमीशन बनाई जाएगी, स्टैट्यूटरी कमीशन, रिव्यू कमीशन बनाई जाएगी, जो इस एक्ट की वर्किंग को देखेगी कि ये एक्ट कैसा काम कर रहा है और उसके बेसिस पे सजेशन देगी कि आगे क्या-क्या चेंजेस लाने वाले हैं। ये बेसिकली अपने शेड्यूल से 2 साल पहले ही बना दी गई 1927 में, ठीक है? और इस कमीशन को हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। ये एक 7 मेंबर की बॉडी थी जिसमें कोई भी इंडियन नहीं था।
इसी कारण इसे ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए। ठीक है। अब साइमन कमीशन ने तब भी अपनी रिपोर्ट तैयार की। उसने बोला कि डायआर्की, अगर आपको अभी याद हो, डायआर्की का मतलब था, पिछले एक्ट ने शुरू किया था 1919 क्या मतलब 19, वही ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, 2 स्लाइड्स पहले मैंने आपको बताया था। डायआर्की का मतलब था आपके 2 हिस्सों में सब्जेक्ट्स को प्रोविंसेस में बाँट देना, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, उसे डायआर्की कहते थे। बताया था ना कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ कौन से सब्जेक्ट चलाएगा और मिनिस्टर्स के साथ कौन से चलाएगा। ठीक है, ये जो एक्ट्स हैं देखो बार-बार थोड़ा-थोड़ा पढ़ने के बाद जाके याद होने शुरू होते हैं, तो ये रिवीजन ज़्यादा माँगते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इस एक्ट ने बोला कि डायआर्की खत्म करो, उसकी जगह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस के अंदर बना दो। देखो 1919 के एक्ट ने पहली बार ही बोला था कि ब्रिटिश का लॉन्ग टर्म एम ये है कि इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी जाए। सेंटर में नहीं बन रही है। स्टेट्स के अंदर बोला गया कि पूरी तरीके से जो गवर्नर है, डायआर्की खत्म करो। गवर्नर सारा काम मिनिस्टर से पूछ के करे। मिनिस्टर्स चुने जाएँ आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल से। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑब्वियसली यहाँ पे आपके इलेक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे लोग चुन रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर लोग इन लोगों को चुन रहे हैं, तो वो हर बारी सवाल भी पूछेंगे इलेक्शन के टाइम कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या हुआ है? तो इस कारण इसे ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई, जहाँ पे देखो इंडिया के 2 हिस्से थे। ठीक है? अगर ये मैं इंडिया मान लूँ बॉक्स के तौर पे चलो। एक तो हिस्सा था जो ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, उसे हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्टली अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन थी। पर बाकी इंडिया के अंदर छोटे-छोटे बहुत सारे राजे थे, इन सबको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। तो आपकी साइमन कमीशन ने पहली बार सजेशन दिया कि हमें क्या करना चाहिए, ये अब राजे अपनी जो इलाके थे वहाँ पे खुद का कानून बनाते थे, लॉ एंड ऑर्डर वो खुद देखते थे। तो जितने भी इंडिपेंडेंस के लिए प्रोटेस्ट होते थे, सब कुछ होते थे, वो ये ब्रिटिश इंडिया में होते थे, यहाँ पे नहीं होते थे। ठीक है? क्योंकि ओरिजिनली सबको लगता था कि प्रिंसेस तो सारे इंडियंस ही हैं और जब इंडियंस के साथ जुड़ने की बात आएगी, राजे तो जुड़ ही जाएँगे। तो यहाँ पे हाँ, मतलब ये कंसिडरेशन के साथ नहीं, पर साइमन कमीशन ने वैसे रिकमेंड किया कि ये ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरीज़ को जोड़ दिया जाए, ठीक है? इन्हें एक ही बना दिया जाए और आपकी इसी के साथ में फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स फॉर्म की जाए, तो एक पूरी फेडरल कंट्री फॉर्म हो जाएगी, पूरा देश प्रॉपरली जुड़ जाएगा। और कम्युनल इलेक्टोरेट कंटिन्यू करने की बात यहाँ पे की गई। ठीक है? अब इसके बाद अगला एक्ट जो आया 1935 में एक्ट आया, ये आपके जो भी साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो चीज़ें बनी, उस पे आया। और स्टेट्स और कई स्टेट्स थी जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना दी गई, प्रोविंसेस के अंदर। आज भी इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके अंदर असेंबली और काउंसिल 2 एग्ज़िस्ट करते हैं। कई स्टेट्स आपकी बाइकैमरल है, ज़्यादातर यूनिकैमरल है। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने भी सबसे पहले यहाँ से शुरू किया था कि ब्रिटिश ने कई स्टेट्स के अंदर आपके बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाई, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आज उत्तर प्रदेश बन गया। ठीक है? इसके अलावा जो वोटिंग का राइट था, अभी भी सारी पॉपुलेशन को नहीं मिला। 10% हमारी पॉपुलेशन वोट कर सकती थी, क्राइटेरिया वही था, प्रॉपर्टी कितनी है, किसी के पास टैक्स कितना है और उनकी एजुकेशन क्या है। ये चीज़ें कंसिडर करके लोगों को वोटिंग का राइट दिया जाता। इसके अलावा आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट अ, अ, आपके सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट, लेबरर्स और वुमेन को भी दे दिया गया था। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए ये लागू नहीं हुआ और लेबरर और वुमेन के लिए भी लागू नहीं हो पाया, क्योंकि लागू होता उससे पहले ही 1939 में प्रॉपरली, मतलब ये सारा का सारा कानून, ये पूरा एक्ट कभी लागू हो ही नहीं पाया। 1939 में आपकी वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गई थी। तो बहुत सारे प्रोविज़न जो अभी जहाँ पे डिस्कशन हो रही थी, वो अ, उसी चीज़ के लिए अभी ड्यू रह गए।
तो इससे आगे अब ये जो पूरा एक्ट बना था, देखो ये बहुत ही डिटेल्ड एक्ट था। इस एक्ट को एक तरह से ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का जो लॉजिक है वो यही है कि इस एक्ट के अंदर 10 शेड्यूल भी थे, ठीक है, 321 सेक्शंस भी थे, जैसे आज आर्टिकल्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये बहुत डिटेल्ड एक्ट था, ठीक है, अपने आप में जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन ही हो। और बाद में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी है वो भी 70 से 80% ना इस एक्ट से मिलता जुलता है। इस कारण इसे हम अपना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी रेफर कर देते हैं इस एक्ट में। इसमें बहुत डिटेलिंग थी। जैसे कि जो आज आरबीआई बना है, इस एक्ट ने प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था कि आपका एक आरबीआई बनाया जाना चाहिए, जो इंडिया की करेंसी और जो क्रेडिट इन इंडिया है, जो मतलब लोन जितने दिए जाते हैं और इंडिया ने जितने लोन लिए हुए हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो आरबीआई इस एक्ट के थ्रू बनाया गया था। इसके अलावा इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया क्या था? आपको अगर याद हो 1858 में जब आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्रिएट किया गया था, उसे सलाह देने के लिए 15 मेंबर्स की एक अलग से बॉडी बनाई गई थी, जो पूरी डिटेल में काम करते थे और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करते थे कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। ठीक है? मतलब चलाते यही थे काउंसिल ऑफ इंडिया। इसे खत्म किया गया और उसे बस एडवाइजर दे दिए गए, सलाहकार दे दिए गए, जो ये काम देगा उसके बेसिस पे ही करे। ठीक है? तो ये अपने आप में जो एक पूरा काउंसिल 15 लोगों का था, ये क्योंकि गवर्नमेंट में लगातार इंटरफेयर करते रहते थे। इसे खत्म कर दिया गया। इसके अलावा अब यहाँ पे प्रोविजन आता है आपकी पब्लिक सर्विस कमीशंस बनाने का, जैसे आज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 लेवल की पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की वो देता है। फेडरल, जो आज जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। प्रोविंशियल, प्रोविंशियल का मतलब है जो हर स्टेट की एग्जिस्ट करती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सारी की सारी। तो ये सारे प्रोविंसेस, ये बाद में यही जाके वो बनी है। और स्टेट्स के पास अ, तो आपके स्टेट्स के पास ये भी एक ऑप्शन होता है कि वो जॉइंट पब्लिक कमीशन भी बना सकती हैं। जॉइंट का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज कल मन करे राजस्थान और गुजरात का कि हम अपना सारा कैडर जोड़ लेते हैं, हम एक साथ पेपर लेंगे और हम रिक्रूटमेंट एक साथ करेंगे, तो वो कर सकते हैं, ये अलाउड है। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट भी ऐसे जॉइंट कमीशन बना सकते हैं। अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने बताया, सार्क ने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की थी, पर ये कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स नहीं मानी। और इसी से प्रिंसली स्टेट्स का दोगलापन भी दिख गया था कि वो अपने आप को लगातार कहते रहते थे कि हम इंडियंस ही हैं, ठीक है, हमसे सिंपैथी रखो। पर यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स क्लियर हो गया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है बाकी इंडियंस के साथ जुड़ने में। इसीलिए देखो, इससे पहले आपकी जितनी भी फ्रीडम मूवमेंट थी वो कभी भी प्रिंसली स्टेट्स में नहीं फैलाई गई, ये सोच के कि ये तो इंडियंस हैं, ये तो जुड़ ही जाएंगे हमारे साथ। पर यहाँ पे समझ आ गया कि ये लोग नहीं जुड़ने वाले, इसलिए यहाँ प्रिंसली स्टेट के अब लोगों को भी शामिल किया गया इंडिपेंडेंस की मूवमेंट में। और यहाँ पे भी आपके पूरे की पूरी डिमांड रेज़ की गई इंडिपेंडेंस। अब डायआर्की का जो सिस्टम था, डायआर्की का मतलब वही ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट बनाई जाती थी कि गवर्नर कौन से अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ करेगा, कौन से मंत्रियों के साथ करेगा, वो प्रोविंसेस के अंदर खत्म की कर दी गई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया प्रोविंसेस के अंदर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई। पर सेंटर के अंदर अलाउ की गई, यानी कि अब सेंटर ऐसे बनाया जा सकता है कि सेंटर के अंदर आपके ये ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स बन जाएँ। पर ये प्रोविज़न कभी लागू ही नहीं हुआ, उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गई थी। ठीक है? उसके बाद इसने अब ये देखो यहाँ पे अब ये जो आज मॉडर्न हमारा शेड्यूल 7 एग्ज़िस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे मिलता हुआ प्रोविज़न यहाँ से आता है। आपके सारे सब्जेक्ट्स को 3 हिस्सों में बाँटा गया। फेडरल सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें 59 सब्जेक्ट्स थे। स्टेट्स क्या करेंगी उसमें 54 सब्जेक्ट्स थे। कॉन्करेंट लिस्ट 36 आइटम्स। आपके दोनों मिलके या दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है। अब फ़र्क यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, देखो आज अगर इन 3 लिस्ट में शेड्यूल 7 की बात बताता हूँ, शेड्यूल 7 से कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखो अगर कोई भी सब्जेक्ट आज शेड्यूल 7 में नहीं लिखा हुआ, उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? आज ये पावर हमने दी हुई है पार्लियामेंट को।
उसके ऊपर सेंटर की गवर्नमेंट पार्लियामेंट बना सकती है। उस टाइम पे 1935 के एक्ट ने ये पावर दी थी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को। वॉइस रॉय जिसे चाहेगा, मतलब जैसे चाहेगा वो खुद पर्सनली कानून बना सकता है। उसे अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी कहने की जरूरत नहीं है। जो भी बचा कुचा सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो खुद कानून बना ले। ठीक है। अब इसके बाद ये एक्ट ने पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की। ठीक है, जहाँ पे गवर्नर पूरी तरीके से काम करेगा मिनिस्टर्स के कहने पे। ये 1937 में लागू भी हुआ। 1937 में इलेक्शन हुए थे ज्यादातर इंडिया के अंदर। कांग्रेस ने इलेक्शन जीते। मुस्लिम लीग सिर्फ जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे कुछ वहीं वहीं जीती। पंजाब के अंदर भी, मतलब जो उस टाइम पंजाब था पाकिस्तान को जोड़ के, वहां पे भी वो नहीं जीते थे। वहां पे यूनियन गवर्नमेंट और कांग्रेस, एक यूनियन पार्टी होती थी, यूनियन पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। और बस लिमिटेड सीटों के ऊपर छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ही मुस्लिम लीग जीत पाई। वहीं से आपकी जिन्ना ने डिसाइड कर लिया था कि उसे समझ आ गया था मेरा पॉलिटिकल करियर नहीं तो खत्म है, तो इसीलिए उसने पाकिस्तान की डिमांड इसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। 1939 में पर ज्यादातर कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन डाल दिया, क्योंकि बिना इंडिया के लोगों से पूछे, इंडिया के मिनिस्टर से पूछे, आपके जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि क्योंकि ब्रिटेन आपका वर्ल्ड वॉर में जा रहा है, वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करने लगा है, इंडिया भी उसका भागीदार बनेगा। ठीक है, तो लीडर्स नाराज थे, उन्होंने रिजाइन डाला गवर्नमेंट से और उन्होंने बोला कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है। अब अ, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायरकी सेंटर में अलाउ की गई थी, तो ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट सारे लिखे हैं, वो मैं आपको बीच बीच में सब बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट है, इस एक्ट ने पहली बार प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया फेडरल कोर्ट बनाने का। फेडरल कोर्ट यानी कि पूरे देश का एक सिंगल कोर्ट, जैसे आज हमारा सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेडिसेसर है वो ये वाला एक्ट से बना था 1935 से। पर आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे फैक्ट बता दूं, अगर कभी कंपैरिजन आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। उस टाइम पे भी ये फेडरल कोर्ट इतना पावरफुल नहीं था। ठीक है, एक ये फेडरल कोर्ट एग्जिस्ट करता था और एक प्रीवी काउंसिल एग्जिस्ट करता था। प्रीवी काउंसिल बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव्स का काउंसिल था, यानी कि अगर आप फेडरल कोर्ट में केस हार गए हो या इससे भी आगे अपील करना चाहते हो, वहां पे एक और बॉडी भी होती थी, प्रीवी काउंसिल। पर इन दोनों में पावर बांटी हुई थी, सुनवाई ये करते थे, अपील इनके पास होती थी, ये पावर बांटी हुई थी। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास इस फेडरल कोर्ट की भी पावर है, इस प्रीवी काउंसिल की भी पावर है। ये इन दोनों को जोड़ के बना है, तो इस कारण ये इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है। तो इस चीज को याद रखना कि कई बार पेपर में स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। होपफुली आपको अच्छे से सारे एक्ट समझ आ गए होंगे। बस इन एक्ट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ता है इसके सारे प्रोविजन याद करने के लिए, और कनेक्शन बनाने की कोशिश करना इन सारे एक्ट्स के बीच में। ठीक है, बाकी यही चीजें आपके नोट्स में भी हैं। तो ये था ये वाला लेक्चर।